गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संतोष ठाकुर आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स ट्यूटोरियल अकेडमी। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में एडमिशन चैप्टर हम कर रहे थे और एडमिशन चैप्टर का हमने टॉपिक कवर किया था गुडविल, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, गेनिंग, ये सारे हमने कवर किया था। जो आज का हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। यानी कि जब हमारी फॉर्म रिकंस्टिट्यूट होती है ड्यू टू एडमिशन ऑफ पार्टनर, यदि कल कोई पार्टनर हमारी फॉर्म में एडमिट होता है तो हमारी फॉर्म दोबारा से रिकंस्टिट्यूट होती है। तो उस टाइम यदि मान लो नया पार्टनर आता है तो हमारी जो एसेट्स और लायबिलिटी है वो दोबारा से, जो एसेट्स है वो रीवैल्यूड होती है और जो लायबिलिटी होती है रीअसेस होती है। तो जो उसका नेट इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि उससे हमें कई बार प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, तो उसका कैसे हम एडजस्टमेंट करेंगे, उसकी ट्रीटमेंट हम इस क्लास में करेंगे। तो एक बार क्लास स्टार्ट होने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल बजा लो ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन मिलती रहे और लाइव क्लासेस भी मिलती रहे। तो जो आज का टॉपिक है हमारा वो है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। अब रीवैल्यूएशन और रीअसेसमेंट होता क्या है, यानी कि द चेंज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी इज एडजस्टेड थ्रू द अकाउंट। इट्स कॉल्ड रीवैल्यूएशन, यानी जो हमारी एसेट्स और लायबिलिटी चेंज होती है, जो उसकी वैल्यू चेंज होती है एट द टाइम ऑफ जब हमारा पार्टनर एडमिट होता है, तो उस टाइम जब हम लोग इसकी एडजस्टमेंट करते हैं उसको हम लोगों ने रीवैल्यूएशन अकाउंट कहा हुआ है, या तो हम उसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट करना। यानी कि बेसिकली कोई भी एसेट्स इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, या कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी मिल जाए, अनरिकॉर्डेड एसेट्स मिल जाए, तो इसकी सारी की सारी एडजस्टमेंट हम किसके थ्रू करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू, या तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, या तो रीवैल्यूएशन बोल रहे या प्रॉफिट एडजस्टमेंट अकाउंट बोल रहे। अब सवाल ये आता है कि हम इसको कैसे करेंगे, ये डिसाइड करता है पार्टनर। यदि पार्टनर डिसाइड करता है तो पार्टनर दो टाइप की डिसाइड कर सकते, तो मैंने इसको सॉल्व करने के लिए दो कंसेप्ट बनाए, यानी दो केसेस किए हुए हैं। पहला केस, यदि पार्टनर डिसाइड करते हैं कि जो एसेट्स है और लायबिलिटी है मे अपीयर इन द बुक्स एट रिवाइज्ड वैल्यू, यानी कि जो भी एसेट्स है एंड जो भी लायबिलिटीज हैं उसकी जो रिवाइज्ड वैल्यू है वो हम लोग अपीयर कर रहे हैं नई बैलेंस शीट में। यानी कि यदि एसेट्स इंक्रीज हो रही तो हम इंक्रीज दिखाएंगे, डिक्रीज हो रही तो डिक्रीज दिखाएंगे। दूसरा केस बोला जाता है कि एसेट्स एंड लायबिलिटी, यानी कि जो पार्टनर है डिसाइड करते हैं कि हमारी जो एसेट्स और लायबिलिटी हो रही है, जो अपीयर हो रही है बुक्स में, वो ओल्ड वैल्यू ही अपीयर करे, यानी कि जो एसेट्स इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है इसका इफेक्ट ना पड़े। तो उस केसेस में हम इसको कैसे एडजस्ट करेंगे वो हम देखेंगे। तो यानी कि रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते वक्त हमारे को दो केसेस ध्यान रखना है, एक कि जो रिवाइज्ड वैल्यू है हम अपीयर करना चाहते हैं बुक्स में, और एक होता है कि जो रिवाइज्ड वैल्यू है उसको हम अपीयर नहीं करना चाहते बुक में। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मैं दोनों केसेस को समझाता हूं। जैसे कि पहले हम फॉर्मेट समझ लेते हैं क्या है। तो यानी कि जो पहला केस है उसमें हमारा, यानी कि जो एसेट्स और लायबिलिटी जो है, यानी कि जो हमारा पहला केस है केस 1, यानी कि जो भी एसेट्स है एंड लायबिलिटीज में अपीयर इन द बुक्स एट रिवाइज्ड, यानी कि न्यू जो वैल्यू होगी वो हम लोग अपीयर कर रहे हैं। तब हम क्या करेंगे, जब भी हमारे को यदि ये पहला केस सॉल्व करना है तो हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट, यानी कि मैं इसका रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाता हूं, या हम इसको बोल सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी हम इसको बोल सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने का एक सिंपल सा फॉर्मेट है। क्या फॉर्मेट है, मैं इसकी अकाउंटिंग एडजस्टमेंट भी बताता रहूंगा साथ साथ कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी इनकी। तो इनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और ये फॉर्मेट बताऊंगा। फॉर्मेट बहुत ही सिंपल है, वही पर्टिकुलर
अमाउंट पर्टिकुलर एंड अमाउंट। अब सवाल आता है सर कि जो हमारी एसेट्स है और लायबिलिटी है वो इंक्रीज करेगी तो कैसे हम करेंगे? सिंपल से एक लॉजिक है, यदि हमारा कोई भी एसेट्स इंक्रीज हो रहा है तो वो अपने साइड ही होता है, यानी कि एसेट्स इंक्रीज होगी तो अपने साइड ही होगी, डिक्रीज होगी तो उसका ऑपोजिट इफेक्ट पड़ेगा। ऐसी लायबिलिटी यदि इंक्रीज हो रही है अपने साइड ही होगी, डिक्रीज होगी तो उसका उल्टा इफेक्ट पड़ता है। तो हम देखते कैसे? तो यदि मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहा हूं तो इसके दो साइडेड है, एक है हमारे पास है डेबिट साइड और एक हमारे पास है क्रेडिट साइड। यानी कि कोई भी एसेट्स यदि इंक्रीज हो रही है तो बाय साइड, यानी कि बाय इंक्रीज इन एसेट्स, यानी कि जो एसेट्स बढ़ेगी ये, और इसकी जो जर्नल एंट्री होगी, यानी कि इसकी एंट्री जो हम लोग करेंगे, साथ साथ मैं एंट्रीज भी बताते जा रहा हूं कि इसका यदि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी होगी तो उस केसेस में हम कैसे करेंगे। तो कोई भी एसेट्स इंक्रीज हो रही है तो एसेट्स क्या हो रही है हमारे पास आ रही है, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट, और टू अब कोई भी एसेट्स इंक्रीज या डिक्रीज होगी तो यहां इन फॉर्म ऑफ कैश, बैंक या क्रेडिट में फॉर्म में नहीं आ रही, वो हमने वैल्यूएशन करने की वजह से वो इंक्रीज और डिक्रीज हुई है, तो इसीलिए हम लोग इसको रीवैल्यूएशन अकाउंट से एडजस्ट करते हैं। तो यहां आ जाता है रीवैल्यूएशन अकाउंट, यानी कि एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, और एसेट्स आ रहा है तो वही डेबिट वाट्स कमिंग एंड रीवैल्यूएशन अकाउंट से हमने एडजस्ट किया। ये यदि हमारी एसेट्स घट रही है, डिक्रीज हो रही है, तो ये डेबिट साइड आ जाएगी टू डिक्रीज इन एसेट्स, और इसकी जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी, इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अब एसेट्स जा रहा है तो क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट, तो टू एसेट्स अकाउंट, और किसके थ्रू? तो रीवैल्यूएशन के थ्रू की एडजस्टमेंट हम करें तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा हमारा, ये रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट आ जाएगा, यानी ये हो गया। अब सवाल आता है हमारे पास अगला, यदि कोई लायबिलिटी यदि इंक्रीज कर रही है, टू इंक्रीज इन लायबिलिटीज, यदि लायबिलिटी इंक्रीज कर रही है तो यानी कि हमारे लिए लायबिलिटी बढ़ रही है, तो इसमें जो हमारा रूल्स लगता है, यदि लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, तो ये भी उसकी एंट्री हो जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू जो भी पर्टिकुलर लायबिलिटीज होगी, यहां लायबिलिटीज अकाउंट आ जाएगा, और यदि यही डिक्रीज होगी तो बाय साइड आ जाएगा, बाय डिक्रीज इन लायबिलिटी, कोई भी लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, और इसकी जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो जाएगी क्या हो जाएगी, तो लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, खत्म। तो ऐसे ही जैसे कि कई बार होता है कि हमारे फॉर्म में जब हमारे एडमिशन होते तो हमें कई बार होता है कि ऐसी लायबिलिटी भी होती है और कोई ऐसे भी एसेट्स होते हैं जिनकी हमने रिकॉर्डिंग नहीं की, लेकिन अब दोबारा से जब हमारी फॉर्म रिकंस्टिट्यूट होती है तो वो हमें पता चलता है कि यार हाँ ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी रह गई थी या अनरिकॉर्डेड एसेट्स रह गया, तो अब इनकी क्या ट्रीटमेंट करेंगे। मान लो वैसे ही हमें पता चला कि अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, यानी कोई एसेट्स था मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, अब हम रिकॉर्ड करेंगे, तो उस केसेस में उसकी कैसे ट्रीटमेंट करें। तो सिंपल, इससे हमारी क्या हो रही है, एसेट्स बढ़ रही है तो सिंपल यहां लिख देंगे बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स, कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट्स होगी, और इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, इसकी ट्रीटमेंट हो जाएगी वही। अब एसेट्स आ रही है तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स, जो भी अनरिकॉर्डेड एसेट होगा पर्टिकुलर नाम जो होगा, टू क्या रीवैल्यूएशन अकाउंट। ऐसी कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, मान लो अचानक हमें पता चला कि अच्छा ये तो लायबिलिटी है, देनी है, तो इससे हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही तो सिंपल टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अकाउंट, और यहां आएगा, और इसकी एंट्री हो जाएगी क्या, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अकाउंट, खत्म। तो ये हमारे
एसेट्स और लायबिलिटी का इफेक्ट है। जब भी हमारे एसेट्स लायबिलिटी इंक्रीज करे तो सिंपल हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। यदि हम इसकी रिवाइज्ड वैल्यू को बुक्स में शो करेंगे तो उस केसेस में ये ध्यान रखना, एसेट्स इंक्रीज करेगी तो क्रेडिट साइड, डिक्रीज करेगी तो डेबिट साइड। यदि हमारी लायबिलिटी इंक्रीज करेगी तो डेबिट साइड, डिक्रीज करेगी तो क्रेडिट साइड। कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स होगा तो क्रेडिट साइड, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी होगी तो डेबिट साइड आएगी। और जब हम इसकी बैलेंसिंग करेंगे तो बैलेंसिंग करने से हमें पता चलेगा कि हमें रिवैल्यूएशन गेन हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। यदि हमारा क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो हमारे को हो जाएगा टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, या हम इसको गेन बोलते हैं। एंड ट्रांसफर, कहां ट्रांसफर होता है? ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट या कैपिटल या करंट अकाउंट। करंट यदि हमारा फिक्स मेथड होगा तो किस वजह से पार्टनर है ए है तो ए इज कैपिटल या करंट अकाउंट में, बीज है तो बीज कैपिटल या करंट अकाउंट में। और किस रेशो में बढ़ेगा? तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बढ़ जाएगा ओल्ड पार्टनर्स में। न्यू पार्टनर्स को इस पे कोई नहीं मिलता। ये तो प्रॉफिट का हुआ। ऐसे यदि लॉस हो जाए, यानी कि हमारा डेबिट साइड ज्यादा हो और क्रेडिट साइड कम हो, तो उस केसेस में हमारे को क्या हो जाता है? रीवैल्यूएशन लॉस। और ये भी वही किसमें ट्रांसफर होता है? तो ट्रांसफर टू कैपिटल या करंट अकाउंट में। तो वही ए पार्टनर होंगे तो ए इज कैपिटल या करंट, बी इज कैपिटल या करंट अकाउंट, और ये भी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स की। और इसकी जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी, इसकी होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। और इसका होगा तो इसका हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये हमारे लिए इनकी अकाउंटिंग में, तो यानी कि मैंने टोटल एसेट्स समझा दिया आपको, यानी कि कोई भी एसेट्स और लायबिलिटी रीवैल्यू या रीअसेसमेंट हो रही है तो उस केसेस में हमें क्या करना पड़ेगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, जिसमें ये हमारा पर्टिकुलर फॉर्मेट है और इनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। अब मैं इसको एक एग्जांपल लेके सॉल्व करा रहा हूं कि यही इसको यदि एग्जांपल लेके कैसे सर एडजस्टमेंट होगी, कैसी स्टेटमेंट आ सकती है, तो उस स्टेटमेंट को मैं एक एग्जांपल के तौर पे लेके और उसके बनाने सिखा रहा हूं। जैसे कि मैंने आप लोगों की ही बुक का एक इलास्ट्रेशन पिक किया है, इलास्ट्रेशन नंबर है 40th। जैसे कि मैं इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहा हूं, या हम इसको क्या बोलते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं। तो यही हमारा फॉर्मेट है, मैंने ये फॉर्मेट पर्टिकुलर फॉर्मेट बना लिया, ठीक है जी। तो ये हमारा डेबिट साइड और ये हमारा क्रेडिट साइड हो गया। जैसे कि इसमें हमारे दो पार्टनर है, ए और बी सपोज करो पार्टनर है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली है, यानी कि जो भी प्रॉफिट शेयरिंग होगा वो इक्वली होगा। सबसे पहले ये ध्यान रखना कि हमें क्वेश्चंस को रीड करना है एंड क्वेश्चन में जितनी भी एडजस्टमेंट दे रखी है उसको मार्क करना है। तो मैं जैसे कि इसमें हमारे को एडजस्टमेंट दे रखी है, जैसे कि हमारे दो पार्टनर थे और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल थी, हमें बैलेंस शीट दे रखी है और कुछ एडजस्टमेंट दे रखी है। जैसे कि बैलेंस शीट में और एडजस्टमेंट हमें, जैसे कि एडजस्टमेंट किस किस किससे, जैसे डेटर के साथ दे रखी है, स्टॉक के साथ हो रही है, फर्नीचर जो हो रही है, बिल्डिंग हो रही है, मशीनरी जो हो रही है वो हमारी रीवैल्यूड हो रही है, ऐसी लायबिलिटी भी कुछ रीअसेस हो रही है। तो देखते हैं कैसी स्टेटमेंट है। जैसे कि हमारे पास डेटर के रिगार्डिंग दे रखा है, उसने बोला प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट शुड बी बॉट अप टू 5%, यानी कि जब ये वर्ड आ जाए ना टू, व्हाट अप टू, यानी कि पहले हमारे पास जो डेटर था वो 20,000 का था डेटर, और उस पर मुझे प्रोविजन क्रिएट करना 5% तक, तो यानी कि 20,000 का 5% हो जाता है 1,000। पहले से मैंने 500 रुपए क्रिएट किया है। जब भी ये टू वर्ड आ जाए, यानी कि पहले हमारे पास 500 था प्रोविजन, अब वो इंक्रीज होके 1,000 हो गया, तो मींस कि इसका डिफर लेना है, यानी कि जो डिफरेंस है, तो कितना हमारा प्रोविजन बढ़ गया, तो 500 हमारा प्रोविजन इंक्रीज हो गया। तो प्रोविजन हमारे लायबिलिटी होती है और लायबिलिटी इंक्रीज हुई तो मैं यहां क्या डालूंगा? टू प्रोविजन
फॉर DD डाउटफुल डेट्स, और ये 500 डाल दिया। दूसरा, जब बैलेंस शीट हम बनाएंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, ये इंक्रीज करके यानी कि 20,000 माइनस 1,000 करके 19,000 शो करना। ऐसे ही आगे हमारे को स्टॉक पे दे रखा है। अब उसने बोला स्टॉक बी वैल्यूड एट। अब उसने बोला वैल्यूड हो रही है जो स्टॉक, पहले हमारे पास जो स्टॉक थी वो 20,000 की थी, जो अब वैल्यूड हो रही है वो 23,000 की हो रही है। यानी कि जो हमारी एसेट्स है स्टॉक की वो 20,000 की थी, अब वो 23,000 की होगी। तो स्टॉक कितना बढ़ गया, 3,000 से। तो बाय जो वैल्यू इंक्रीज होती है वही हमें शो करना होता है, यानी कि 3,000 इंक्रीज हो रही है, मैंने वो दिखा दिया जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट उसने बोला कि हमारी फर्नीचर जो है वो चेंज हो रही है, उसके रिगार्डिंग एडजस्टमेंट दे रखी है। उसने बोला फर्नीचर जो है वो डेप्रिशिएटेड बाय, जब वो डेप्रिशिएट बोल रही है तो मींस की घट रही है, एप्रिशिएट मतलब बढ़ना, बाय मतलब उतने से। तो यानी कि फर्नीचर कितना एप्रिशिएट हो रहा है, वो हो रहा है 12.5, और हमारे पास जो फर्नीचर है वो हमारे पास 10,000 है, तो 10,000 का 12.5% होगा, यानी कि 1250 रुपए हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो मैं यहां लिख दूंगा फर्नीचर 1250। ऐसे ही उसने बोला मशीनरी, तो मशीनरी भी हमारी डेप्रिशिएट हो रही बाय 2,000, सीधे बोला 2,000 से, तो कोई बात नहीं, टू मशीनरी 2,000। नेक्स्ट उसने बोला हमारे पास इसमें कि लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 20%, एप्रिशिएट मतलब बढ़ना, तो सिंपल बाय यहां लिख देंगे लैंड एंड बिल्डिंग 20%, तो कितने की थी मेरे पास थी 73,500 की, और इस कितने इंक्रीज हो रही 20%, तो इसका हो गया 14,700। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब उसने इसमें ये तो बोल दिया, आगे नेक्स्ट जो हमारे पास है रिवैल्यूएशन अकाउंट का, अब इसके रिगार्डिंग, अब लायबिलिटी के रिगार्डिंग भी कुछ दे रहे हैं। जैसे उसने बोला इन्वेस्टमेंट 2,000 व्हिच डिड नॉट अपीयर इन द बुक शुड बी रिकॉर्डेड, तो ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी एसेट्स होगी, यानी कि इन्वेस्टमेंट 2,000 की थी लेकिन मैं रिकॉर्ड नहीं किया, मैं भूल गया, अब मैं उसको रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। रिकॉर्ड करना तो हमारे लिए इन्वेस्टमेंट एसेट्स होती है, तो इन्वेस्टमेंट हमारी क्या हो रही है, बढ़ रही है, कितनी 2,000 रुपए, तो 2,000 की मैंने इन्वेस्टमेंट यहां दिखा दी। नेक्स्ट उसने बोला कि उसने बोला आउट ऑफ अमाउंट इंश्योरेंस प्रीमियम विच वाज डेबिटेड इन P&L अकाउंट 5,000 कैरी फॉरवर्ड अनएक्सपायर्ड, यानी कि प्रीपेड, यानी कि 5,000 आगे प्रीपेड, अगले साल का मैंने इस साल एडवांस में भर दिया, तो प्रीपेड यानी कि एसेट्स है मेरे लिए, तो एसेट्स क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही, तो बाय प्रीपेड इंश्योरेंस कितना, तो ये हमारे लिए कितना है जी 5,000। ऐसे उसने एक बोला है कि अ बिल फॉर ₹5,000 फॉर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस वाज ओमिटेड टू बी अकाउंटेड, यानी कि मैं भूल गया 5,000 का एक बिल था, पे करना था, मैं भूल गया, तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, पे है करना है ना, आउटस्टैंडिंग हमारे लिए, तो पे करना है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ आउटस्टैंडिंग टू आउटस्टैंडिंग बिल, कितना जी, तो 5,000 रुपए का था, तो 5,000। अब इसके रिगार्डिंग और कुछ नहीं दे रखा, बस यही हमारे लिए एसेट्स इंक्रीज और डिक्रीज और लायबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज हो रहे, तो कुछ नहीं, सिंपल मैं क्या करूंगा, इस साइड का टोटल करूंगा और इस साइड का भी टोटल करूंगा, तो इस साइड का टोटल हो गया हमारे पास 7,000 प्लस 21, 21 3 24, 24,700 रुपया, 24,700 रुपया। अब 24,700 में से 7,000, 8,000, 8,750 रुपए में माइनस कर दूंगा, तो जो मेरा प्रॉफिट आएगा वो आएगा 15,950 रुपए, तो मैं यहाँ लिखूंगा रीवैल्यूएशन गेन आ रहा है, गेन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, यहाँ फ्लैक्चुएटिंग है, कोई फिक्स नहीं है, तो मैं इसलिए कैपिटल अकाउंट वर्ड यूज कर रहा हूँ, और ये कितना है, तो 15,950 रुपए, और किसकी में बढ़ जाएगा, तो एज कैपिटल में, दो पार्टनर थे, बीज कैपिटल अकाउंट, और किस रेशियो में मैंने बोला था, तो ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका इक्वल है, तो 7,975 7,975,
तो ये हमारा क्वेश्चन था, पहला केस था। यानी कि जब भी हमारा जो एसेट्स है, लायबिलिटी जो वैल्यूड होगी और वो बुक्स जो रिवाइज वैल्यू है उन बुक्स में अपेयर करना चाहता हूँ, तो उस केसेस में हमें क्या करना पड़ता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है इसी में का, यानी कि रीवैल्यूएशन एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी का जो कंसेप्ट का जो सेकंड केस था, जिसमें मैं कह रहा था कि जो लायबिलिटी और एसेट्स की जो वैल्यू चेंज हो रही है वो हम लोग शो नहीं करना चाहते, यानी कि जो बुक्स में हम रिकॉर्ड करेंगे, बुक्स में अपेयर करेंगे, ओल्ड वैल्यू करेंगे। तो जब भी ये हमें ये मेथड यूज करोगे तो इस केसेस में हमें मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट से ही ये सॉल्व हो सकता है। तो ये मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है मैं बनाने सिखा रहा हूं। जैसे कि मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट। फॉर्मेट बहुत ही सिंपल है, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं, वही सेम फॉर्मेट, पर्टिकुलर अमाउंट। क्या डिफर है इसमें, डिफरेंस क्या है? कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। यदि रीवैल्यूएशन जब भी हमारा बुक वैल्यू पे हमें शो करना तो मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले तो वही, यदि कोई एसेट्स इंक्रीज हो रही है तो बाय इंक्रीज इन एसेट्स, वही लायबिलिटी यदि डिक्रीज हो रहा है एसेट्स तो डिक्रीज इन एसेट्स यहां डाल देंगे। वही फिर लायबिलिटी यदि इंक्रीज हो रही है तो इंक्रीज इन लायबिलिटी, और यदि डिक्रीज हो रही है तो बाय डिक्रीज इन लायबिलिटी। यदि कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स है तो बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स। यदि कोई लायबिलिटी है तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अब क्या करेंगे, वही फिर बैलेंसिंग निकालेंगे, और बैलेंसिंग निकाल के मैं क्या करूंगा, वही गेन और प्रॉफिट, टोटल किया इधर का टोटल किया। यदि गेन हुआ तो यहां लिख देंगे टू रीवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, वही ए और बी जो होंगे उनके कैपिटल में या करंट अकाउंट में, और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ये करते हैं। पहला काम तो ये है, पहला स्टेप है कि जो इसको रीवैल्यूएशन अकाउंट हम बनाते थे वैसे ही बनाना है। लेकिन फिर हम क्या करेंगे, जो ये वाली आइटम है अब इधर आ जाएगी, बाय क्या करेंगे, डिक्रीज इन एसेट्स, अब उल्टा हो जाएगा, बाय इंक्रीज इन लायबिलिटी, बाय अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, ये इधर लिख देंगे दोबारा से। और जो ये चीजें हैं इधर आ जाएगी फिर से, टू इंक्रीज इन एसेट्स, टू डिक्रीज इन लायबिलिटी, टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। जैसे कि हम जब रिकंस्टिट्यूशन चैप्टर कर रहे थे, रिकंस्टिट्यूशन ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसमें हम मेमोरेंडम नहीं बनाते थे, क्या करते थे, नेट इफेक्ट निकालते थे एंड देन गेनिंग सैक्रिफाइस रेशियो निकालते थे और उसको शेयर बांट देते थे। यहाँ हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ उसके लिए अकाउंट बना देते। तो वही कंसेप्ट है, पहले मैं ओल्ड रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लिया एंड देन इसका ऑपोजिट ट्रांजेक्शन करके, यानी कि ये वाली चीज ये, ये वाली चीज इधर करके, अब मैं इसको क्या करूंगा, फिर से इसका प्रॉफिट एंड लॉस निकालूंगा। जब इस टाइम प्रॉफिट हुआ तो इधर लॉस हो जाएगा, तो बाय रीवैल्यूएशन लॉस, क्योंकि इसमें प्रॉफिट है तो इसमें उल्टा, ये टोटल ज्यादा होगा ये कम होगा तो इसमें रिवैल्यूएशन लॉस हो जाएगा। एंड ट्रांसफर टू कैपिटल या करंट अकाउंट। और यहां सबसे बड़ी चीज ये ध्यान देने, यहां था कि हमें जो ओल्ड पार्टनर है उनको बांटा गया इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और यहां क्या हो जाएगा, जितने भी हमारे पार्टनर यानी ओल्ड प्लस न्यू, यानी कि मान लो सी एडमिटेड हो रहा तो ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, और जो नया पार्टनर ऑल्सो उसको भी ले लेंगे, सी इज कैपिटल या करंट अकाउंट, और इसको किस रेशियो में, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे।
तो वही बात बन गई, नेट इफेक्ट निकाला, गेनिंग एंड सेक्रीफाइस निकाला, उसको बांट दिया। तो वो ये मेमोरेंडम अकाउंट का फॉर्मेट है। कुछ नहीं करना, सबसे पहले सिंपल जो एसेट्स और लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो जैसे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे वैसे बना लो, उसका प्रॉफिट निकालो या लॉस निकालो, उसको हम क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स में बांट देंगे। देन उसका अपोजिट डायरेक्शन कर लो, इधर वाली आइटम इधर ट्रांसफर कर दो, इधर वाली आइटम इधर ट्रांसफर कर दो, एंड देन उसका जो बैलेंसिंग आएगा वो तीनों पार्टनर यानी ओल्ड पार्टनर प्लस न्यू पार्टनर दोनों में ही न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ जाएगी। तो ये हमारा जो चैप्टर था एडमिशन का, टॉपिक जो था रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी था, जिसमें हमने दो कंसेप्ट किया कि पहला कंसेप्ट, यदि पार्टनर डिसाइड करते हैं कि एसेट्स और लायबिलिटी जो है वो रिवाइज्ड वैल्यू शो होगी या बुक वैल्यू जो है उसकी जो नई वाली होगी वो हम बुक में अपेयर करेंगे। दूसरा कंसेप्ट इसमें केस में ये था कि जो एसेट्स एंड लायबिलिटी की जो वैल्यू है वो बुक्स में वही अपेयर होगी जो पहले थी। तो ये दोनों कंसेप्ट, पहले कंसेप्ट में हमारे को रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा या उसको पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं। दूसरा कंसेप्ट में ये था कि यदि हमारी वो बुक्स वैल्यू पे ही शो होगी यानी ओल्ड वैल्यू पे ही मैं इसको शो करूंगा, पेयर करूंगा बुक्स में, तो हमें मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है, जिसमें पहले ओल्ड जैसा ही रीवैल्यूएशन अकाउंट जैसा बनाना पड़ेगा, देन उसको क्रॉस ट्रांसफर करके न्यू रेशियो में बांटना पड़ेगा। दैट्स ऑल। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल बजाए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है इसके रिगार्डिंग तो आप हमारे को अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में। दूसरा, यदि आपको और कहीं भी है तो आप हमारे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ भी शेयर कर सकते हो, ट्विटर पे भी आप शेयर कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट हमारे को मेल कर सकते हैं, जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। थैंक यू।